अप्रैल 2026 अमरावती, महाराष्ट्र। यहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने यकीन मानिए पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 19। जी हां, इस पूरे रैकेट का जो मास्टरमाइंड था उसकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। लेकिन उसकी कम उम्र पर मत जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपको चौंका देगा। 180 से भी ज्यादा इतनी लड़कियां थीं जो इसका शिकार बनी। और सबूतों का आंकड़ा तो और भी बड़ा है। 350 से ज्यादा आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस मिले जो इस पूरे शोषण के जाल की गहराई बताते हैं। ये आंकड़े सुनकर लग सकता है कि हम कोई थ्रिलर फिल्म की बात कर रहे हैं, पर नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक असल दुनिया की चेतावनी है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो कौन था वो शख्स जो इस पूरे रैकेट को चला रहा था? चलिए बात करते हैं इस कहानी के आर्किटेक्ट की। तो इस शख्स का नाम है मोहम्मद अय्याज, लेकिन वो एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल करता था, तनवीर। उम्र महज 19 साल, अमरावती के परतवाड़ा का रहने वाला। अब देखिए, बाहर से तो वो बिल्कुल एक आम सा लड़का लगता था, पर पर्दे के पीछे वो एक बहुत ही शातिर और सोचा समझा शोषण का रैकेट चला रहा था। और उसका तरीका जबरदस्ती नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। उसका हथियार था भरोसा। उसने तनवीर नाम से एक फर्जी पहचान बनाई और स्नैपचैट और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर टीनेज लड़कियों से बात करनी शुरू की। खास तौर पर उसका निशाना थीं वो नाबालिग लड़कियां जो कोचिंग क्लास में जाती थीं। वो उनसे एक दोस्त या कभी कभी बॉयफ्रेंड बनकर बात करता था और धीरे धीरे उनका इमोशनल भरोसा जीत लेता था। तो ये भरोसा जीतने का खेल आखिर काम कैसे करता था? चलिए उसके इस धोखे के पूरे प्लेबुक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस मेथड को आप एक लव ट्रैप कह सकते हैं, जिसकी पूरी बुनियाद ही भरोसे पर टिकी थी। पहला स्टेप, टारगेट ढूंढना। वो सोशल मीडिया ग्रुप से लड़कियों की पहचान करता था। फिर आता था स्टेप 2, भरोसा बनाना। हफ्तों तक वो उनसे बड़ी प्यार भरी चार्मिंग बातें करता ताकि वो पूरी तरह उस पर यकीन करने लगे। जब भरोसा पक्का हो जाता था तो तीसरा स्टेप होता था मिलने का। वो लड़कियों को किसी सुनसान जगह पर या कभी कभी दूसरे शहर में मिलने के लिए बुलाता था। और यहीं ये जाल सबसे खतरनाक हो जाता था, क्योंकि मुलाकातों के दौरान उसका एक साथी उज़ैर खान छिपकर यौन शोषण को रिकॉर्ड कर लेता था। और आखिरी स्टेप, ब्लैकमेलिंग। इन्हीं वीडियोस को हथियार बनाकर वो लड़कियों को धमकाता था, उन्हें चुप करा देता था। और ये तरीका काम कर गया, क्योंकि जो विक्टिम्स थीं वो इतनी ज्यादा डरी हुई थीं, इतनी शर्मिंदा थीं कि वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाईं। आप सोचिए, यही जो मनोवैज्ञानिक दबाव था, वही तो इस ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार था। और इसी वजह से ये घिनौना खेल इतने लंबे समय तक पर्दे के पीछे चलता रहा। तो फिर सवाल ये है कि अगर सब इतने डरे हुए थे तो ये रैकेट सामने कैसे आया? कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। बड़ी अजीब बात है, लेकिन इस रैकेट का पर्दाफाश किसी और ने नहीं, बल्कि अयाज के अपने ही साथी उज़ैर खान ने अनजाने में कर दिया। हुआ यूं कि अयाज और उज़ैर के बीच कोई पर्सनल झगड़ा हो गया। अब बदला लेने के लिए खान ने क्या किया? उसने कुछ वीडियोस ऑनलाइन लीक कर दिए। बस फिर क्या था, वो वीडियोस आग की तरह फैल गए। लोगों में जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा। अछलपुर और परतवाड़ा जैसे शहरों में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, दुकानें बंद हो गईं। और इसी हंगामे के बीच एक बीजेपी सांसद ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जाकर ऑफिशियल एक्शन शुरू हुआ। और यहाँ एक खास बात यह है कि पुलिस को किसी विक्टिम की शिकायत का इंतजार नहीं करना पड़ा। उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त तक डर और शर्म की वजह से एक भी लड़की सामने आकर शिकायत दर्ज नहीं करा पाई थी। तो जब ये मामला खुल गया तो सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया? चलिए देखते हैं कि कानून और सरकार ने इस पर कितनी तेजी से एक्शन लिया। 15 अप्रैल 2026 को पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। सबसे पहले मोहम्मद अयाज, जो मुख्य आरोपी था। फिर उसका साथी उज़ैर खान, जो वीडियो बनाता था। इनके अलावा मोहम्मद साद और तबरेज़ खान को भी पकड़ा गया। बाद में 2 और लोग गिरफ्तार हुए, मतलब कुल मिलाकर 6 लोग हिरासत में लिए गए। सरकार ने भी इस मामले को बहुत सीरियसली लिया। सबसे पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। फिर अय्याज के घर का जो अवैध हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला दिया गया। जो कंटेंट वायरल हो रहा था उसे इंटरनेट से हटाने के लिए एक साइबर क्रैकडाउन भी लॉन्च किया गया। और हाँ, आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट जैसी सख्त धाराओं में केस दर्ज हुए।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जांच एक और गहरे सवाल की तरफ बढ़ रही है। क्या ये सिर्फ इन कुछ लोगों का काम था, या इसके तार किसी बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े हैं? एसआईटी अब कुछ बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढ रही है, जैसे क्या इन 6 लोगों के पीछे कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है? क्या ये वीडियोस पोर्नोग्राफी रैकेट्स को बेचे जा रहे थे? और एक और गंभीर सवाल, क्या इस पूरे मामले में कोई सिस्टमैटिक धार्मिक धर्मांतरण का एंगल भी है? तो चलिए अब इस पूरे मामले को समेटते हैं, देखते हैं कि यह घटना हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी कैसे है और अपने पीछे कौन सा सवाल छोड़ जाती है। इस पूरे केस का शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल एक ही है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि 180 लड़कियों का शोषण होता रहा और एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ उस अपराधी पर नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस चुप्पी और उस डर पर भी है जिसने इस अपराध को इतने लंबे समय तक पनपने दिया। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। इन जैसे खतरों से बचने का जो पहला कदम है, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो है जागरूकता। ये घटना हम सबको, खासकर पेरेंट्स और गार्जियंस को भी बहुत कुछ सिखाती है। बच्चों से एक दोस्त की तरह बात करना बहुत ज़रूरी है। घर में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वो बिना किसी डर के सच बोल सके। उनकी डिजिटल दुनिया पर जासूस बनकर नज़र रखना हल नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ उसमें मौजूद रहना ज़रूरी है। ये जानना कि उनके दोस्त कौन हैं, वो किससे मिल रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। याद रखिए, आप अपने बच्चे को जो सबसे अच्छी सुरक्षा दे सकते हैं, वो फ़ोन पर लगा कोई लॉक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है, ताकि वो कभी भी आकर आपसे बात कर सकें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी ज़रूरी है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही दूसरे मामलों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।